साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं और साइकोलॉजी की वीडियो में आपको लेकर के आ रहा हूं। साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं आपको। पिछले 2 दिन में हमने मनोविज्ञान का परिचय का कुछ भाग पढ़ा है और कल हमने लास्ट चेतना का विज्ञान समाप्त किया था। आज की वीडियो में जो हमने कल छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। और चेतना के विज्ञान के पश्चात हम आगे क्या हुआ, मनोविज्ञान में कैसे तब्दीलियां आई, मनोविज्ञान में क्या क्या परिवर्तन हुए, तो थोड़ा सा चेतना का विज्ञान रिवाइज करते हुए आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। 17वीं सदी में हमने पढ़ा मन मस्तिष्क का, 18वीं सदी में कुछ नहीं हुआ इसलिए उसको कहा गया अंधकार युग। उसके बाद 19वीं सदी में है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान है ऐसा कहने वालों में विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जेम्स वुड, जेम्स सल्ली, टिचनर, वाइब्स, इन सबके नाम आते हैं। और इन सब विद्वानों ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है और इसलिए चेतना की वजह से ही व्यक्ति दैनिक जीवन के कार्यों को करने में समर्थ होता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि दूसरे विद्वान इसके विरोध में आ गए और उनमें एक प्रसिद्ध विद्वान था जिसका नाम था सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने कहा मनोविज्ञान केवल चेतना का विज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, केवल चेतन नहीं। और उन्होंने फिर 3 भाग बता दिए, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। उसके बाद उन्होंने चेतना का खंडन किया। फिर मैकडूगल आ गए थे जो कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर ली थी। जब चेतना का विज्ञान नहीं है, इस बात का खंडन हो गया कि भाई चेतना का विज्ञान है, इस बात का खंडन हुआ और कहा गया कि चेतना का विज्ञान नहीं है। फिर नया और मनोविज्ञान विकास क्रम में आगे बढ़ा और मनोविज्ञान के बारे में कहा गया कि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से है। अर्थात कहा गया मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका समय बताया गया 20वीं सदी। 20वीं सदी की अवधारणा है और 20वीं सदी में यह माना गया, 20वीं सदी में कहा गया कि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है ऐसा कहने वालों में जो प्रमुख नाम आता है वो नाम उभर के आता है वाटसन का। वाटसन ने कहा मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से होता है और वाटसन के अनुसार व्यवहार से तात्पर्य है वातावरण। व्यवहार से तात्पर्य क्या बताया उन्होंने? वातावरण। व्यवहार से तात्पर्य होता है वातावरण अर्थात एनवायरमेंट, अर्थात पर्यावरण। इसका मतलब वाटसन कहते हैं जैसा वातावरण बालक को मिलता है वह वैसी ही उन्नति करता है, वैसी ही प्रोग्रेस करता है। और इसीलिए वाटसन ने कहा कि मुझे कोई स्वस्थ नवजात शिशु दे दो, तुम जो चाहो मैं उसे बना दूंगा। यह परिभाषा वाटसन ने दी। उसने कहा कि किसी भी बालक के विकास में सारा का सारा योगदान, महत्वपूर्ण योगदान सिर्फ और सिर्फ वातावरण का होता है और किसी का नहीं। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, तो ऐसा नहीं है कि वाटसन आया और आते ही वाटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा नहीं है। वाटसन से पहले भी कुछ लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे थे। वाटसन से पहले भी व्यवहार के क्षेत्र में कुछ लोग अध्ययनरत थे। उनमें नाम आता है मैकडूगल का। मैकडूगल ने सन 1905 में व्यवहार के क्षेत्र में अध्ययन की शुरुआत की। मैकडूगल के कामों को सन 1911 में पिल्सबरी ने आगे बढ़ाया और इन दोनों के द्वारा किए गए कामों के आधार पर वाटसन ने सन 1913 में व्यवहारवादी संप्रदाय की स्थापना की। वाटसन ने 1913 में व्यवहारवादी संप्रदाय की स्थापना की और व्यवहारवादी संप्रदाय की स्थापना करते हुए वाटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्या कहा वाटसन ने? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और व्यवहार से तात्पर्य होता है वातावरण। अर्थात वाटसन का यह मानना है कि बच्चे के विकास में सबसे ज्यादा योगदान वातावरण का होता है। सन 1913 में व्यवहारवादी संप्रदाय की स्थापना की गई। इसीलिए 1913 को मनोविज्ञान में क्रांतिकारी वर्ष की संज्ञा दी जाती है। 1913 को मनोविज्ञान में क्रांतिकारी वर्ष कहा जाता है। 1913 को क्रांतिकारी वर्ष कहते हैं और मनोविज्ञान को प्रायोगिक बनाने का श्रेय, मनोविज्ञान को प्रायोगिक बनाने का श्रेय व्यवहारवादियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? व्यवहारवादियों को।
1913 में क्रांतिकारी वर्ष कहा गया क्योंकि 1913 में मनोविज्ञान की स्थापना व्यवहारवाद की स्थापना हुई थी। 1913 से जब व्यवहारवाद महत्वपूर्ण हो गया मनोविज्ञान में, तो फिर प्रैक्टिकल होना शुरू हो गया, अर्थात प्रयोग किए जाने लगे। और इसीलिए हम पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान को व्यवहारवाद ने मनोविज्ञान को वैज्ञानिक बनाया। प्रायोगिक बनाने का श्रेय संरचनावादियों को दिया जाता है। ठीक है, 1913 को क्रांतिकारी वर्ष कहा गया। व्यवहारवादी संप्रदाय की स्थापना हुई और व्यवहारवाद ने मनोविज्ञान को वैज्ञानिक बनाया। वैज्ञानिक बनाया इट मींस कि मतलब आप जो भी कह रहे हो आपको उसे सिद्ध करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। प्रायोगिक बनाने का श्रेय संरचनावादियों को दिया जाता है। बाय मिस्टेक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, व्यवहारवादियों ने इसे वैज्ञानिक बनाया, आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब पूरा जो योगदान है वाटसन के अनुसार वो वातावरण का है। तो वातावरण का महत्व बताते हुए वाटसन ने कहा, मुझे कोई स्वस्थ नवजात शिशु दे दो, मुझे कोई स्वस्थ नवजात शिशु दे दो, तुम जो चाहो मैं उसे बना दूंगा। चोर, इंजीनियर, डॉक्टर, लुटेरा, जो कुछ भी तुम कहोगे मैं उस बच्चे को बना दूंगा। अब ये डेफिनेशन एक पेपर में थोड़ा घुमा के पूछ ली फर्स्ट ग्रेड में, और उसने कहा मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो। ये डेफिनेशन देने के पीछे जहां तक मैं समझता हूं उसका मकसद ये था, वो ये जानना चाह रहा था कि जो बच्चा पेपर में बैठा है या जो विद्यार्थी पेपर में बैठा है वो तैयारी किस तरह की करके आया है, वो रट के आया है या विषय वस्तु को समझ के आया है। और इसीलिए उसने थोड़ा सा घुमाया, बहुत सारे बच्चों का गड़बड़ हो गया। उसने पूछा मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, तुम जो चाहो मैं उसे बना दूंगा। यह कथन किसका है? अब जो बच्चे रट के गए वो तो पढ़ के गए थे, मुझे कोई स्वस्थ नवजात शिशु दे दो, तुम जो चाहो मैं बना दूंगा। उसने पूछ लिया मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, कंफ्यूजन हो गया, या तो छोड़ के आए या फिर तुक्के मारी करके आए। ठीक है, वाटसन ने तीसरी परिभाषा दी और वातावरण का महत्व बताते हुए कहा, किसी भी बालक के विकास में उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय, वंशानुक्रम आदि का कोई योगदान नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के विकास में उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय, वंशानुक्रम आदि का कोई योगदान नहीं होता, सब कुछ वातावरण की देन है। किसी भी बालक के विकास में उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय, वंशानुक्रम आदि का कोई योगदान नहीं होता है, सब कुछ किसकी देन है? वातावरण की। अर्थात वातावरण अच्छा मिलेगा तो बच्चा अपने आप विकास को आगे बढ़ेगा या विकास को प्राप्त करेगा या उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। यदि वातावरण अच्छा नहीं है तो फिर वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके पूर्वजों के गुण कैसे हो, यदि एनवायरमेंट अच्छा नहीं है तो ये सारी चीजें कोई महत्व नहीं रखती। और अगर एनवायरमेंट अच्छा है तो फिर इन सारी चीजों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुख्य प्रभाव होता है वातावरण का। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो पूर्णतः वातावरण से प्रभावित होती है। वाटसन इस बात पर बल देते हैं, इस बात पर जोर देते हैं। अब आगे चल के वाटसन जो कह रहे हैं कि भैया सब कुछ वातावरण ही है, ना तो कोई जाति कुछ कर सकती है, ना कोई धर्म, ना संप्रदाय, ना वंशानुक्रम। तो फिर दूसरे मनोवैज्ञानिक बोले, दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि यार ये हम साथ में पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण मतलब वातावरण की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये मनोवैज्ञानिक कम और पर्यावरणवादी ज्यादा है। मनोवैज्ञानिक कम है और पर्यावरणवादी ज्यादा है। तो आपसे पूछा जाएगा किस मनोवैज्ञानिक को पर्यावरणवादी मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी जाती है, किस मनोवैज्ञानिक को पर्यावरणवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है? तो आपको बता के आना है वाटसन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वाटसन वो व्यक्ति है जिसने जाति, धर्म, वंशानुक्रम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको माना है? पर्यावरण को या फिर वातावरण को। और इसीलिए दूसरे विद्वानों ने इसे उपमा दे दी, जैसे
कल जब हम पढ़ रहे थे तो सिगमंड फ्राइड को हमने कहा था गंदा मनोवैज्ञानिक। ठीक वैसे ही जब हम वाटसन पढ़ रहे तो इसको हम कह रहे हैं पर्यावरणवादी मनोवैज्ञानिक। दूसरे विद्वानों ने इनके कामों के आधार पर इनको उपमाएं दी हैं। ठीक है, आगे क्या होता है, वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो पूर्णतः मानव व्यवहार पर केंद्रित है, मानव व्यवहार पर आधारित है। और मानव व्यवहार पर आधारित मनोविज्ञान को करने के पीछे या मानव व्यवहार पर फोकस करने के पीछे मुख्य योगदान है व्यवहारवादी संप्रदाय का। और व्यवहारवादी संप्रदाय को मनोविज्ञान में द्वितीय बल की संज्ञा दी जाती है। प्रथम बल किसको कहते हैं? कल मैंने बताया था आपको, मनोविश्लेषणवाद को प्रथम बल कहा जाता है और व्यवहारवाद को मनोविज्ञान में द्वितीय बल कहा जाता है। जैसे गति के नियम पढ़े होंगे आपने, ठीक वैसे ही मनोविज्ञान में मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय को प्रथम बल और व्यवहारवादी संप्रदाय को द्वितीय बल की संज्ञा दी गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट आने लायक प्रश्न है ये कि भाई हमसे पूछ लेगा मनोविज्ञान में प्रथम बल कौन सा है, द्वितीय बल किसे कहते हैं? तो प्रथम बल मनोविश्लेषणवाद को और द्वितीय बल कहते हैं व्यवहारवाद को। तो वाटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वर्तमान में मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु या मनोविज्ञान का अध्ययन का विषय है मानव व्यवहार। अर्थात वर्तमान में मनोविज्ञान मानव व्यवहार पर आधारित है, मानव व्यवहार पर टिका हुआ है। वर्तमान में मनोविज्ञान मानव व्यवहार की 3 गतिविधियों का अध्ययन करता है। क्या, क्यों, कैसे? ये 3 गतिविधियों का अध्ययन करता है वर्तमान में मनोविज्ञान। मानव व्यवहार की 3 गतिविधियों से संबंधित है। हम क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं, हम कैसे करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे क्या करते हो, हम कहते हैं पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं। आपसे पूछे क्यों, भैया नौकरी चाहिए इसलिए। कैसे, हम बताते देखो भाई ऐसे 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 पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ रहे, लेट के पढ़ रहे, कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे, नीचे बैठ के पढ़ रहे, लेट के पढ़ रहे, आलती पालती मार के बैठे, तकिया, कुछ भी जैसे आप पढ़ रहे हो। क्या करते हो, खाना खाते हैं। क्यों, ऊर्जा चाहिए। कैसे, ले भाई देख ले, ऐसे। मेरे कहने का तात्पर्य हम जो कुछ भी करते हैं वो गतिविधियां मानव व्यवहार के 3 पक्षों से जुड़ी हुई हैं, मानव व्यवहार की 3 गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। क्या, क्यों, कैसे। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में मनोविज्ञान मानव व्यवहार के 3 पक्षों से संबंधित है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार की 3 गतिविधियों से संबंधित है। क्या, क्यों, कैसे। मनोविज्ञान मानव व्यवहार के 3 पक्षों से संबंधित है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन 3 पक्षों से भी संबंधित है। अब ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक क्या होता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक से मतलब है, ज्ञानात्मक से तात्पर्य होता है नए ज्ञान को सीखना, जिसे आप पहले से नहीं जानते उस ज्ञान को सीखना ज्ञानात्मक है। दूसरा है भावात्मक, जो ज्ञान आपने ग्रहण किया है अथवा जो ज्ञान आपने सीखा है, जो यहां पर आपने सीखा है उसके माध्यम से आपकी भावनाओं में परिवर्तन आना भावात्मक है। उसके बाद कोई कौशल सीखना, कोई हुनर सीखना, उसको हम बोलेंगे क्रियात्मक। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा बच्चा हूं और मैं कहीं सीधा सीधा जा रहा हूं और मेरे हाथ में खाने पीने की कोई चीज है, मेरा पूरा ध्यान उस खाने की चीज पर है। मान लीजिए मैं बिस्किट लेके जा रहा हूं, मेरा पूरा फोकस इस बिस्किट पर है और सामने से गाय आ रही है। क्योंकि मैंने कभी गाय देखी नहीं, मेरे आसपास गाय है नहीं, ना ही मेरे घर में गाय भैंस है। जो सामने से गाय आ रही है, जब मैंने उस गाय को देखा, अच्छा मैंने गाय को पहले कभी देखा नहीं, तो सामने से जब गाय आ रही थी तो मुझे देख करके कि ये बच्चा उस गाय की तरफ जा रहा है और इसका ध्यान बिस्किट पर है। हमारे पड़ोस में कुछ लोग खड़े थे अगल बगल में, उन्होंने मुझे चिल्ला के बोला, अरे बेटा देख सामने से गाय आ रही है। क्योंकि मेरा ध्यान उस गाय पे नहीं था। तो जैसे मैंने देखा सामने से गाय आ रही है तो मैंने ये सीखा कि सामने से जो जानवर आ रहा है उस जानवर का नाम है गाय। उसके बाद वो और जोर से चिल्लाने लगे, तुझे समझ नहीं आता क्या, अरे तुझे मार देगी, अरे देख सामने से गाय आ रही है। जब उन्होंने ऐसे कहा कि तुझे समझ नहीं आता, सामने से गाय आ रही है, उधर ही तू जा रहा है, तो मेरे अंदर भय पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। वो हो गया भावात्मक। मैंने जब ये सीखा कि सामने से आने वाला जानवर गाय है, ज्ञानात्मक। जब मैंने उस गाय को देखकर लोगों के कहने पर मेरे मन में डर उत्पन्न हुआ, भावात्मक। और फिर मैं दूसरी दिशा में दौड़ के भाग गया, ये हो गया कौन सा, क्रियात्मक।
कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि मानव व्यवहार की 3 गतिविधियों से संबंधित है वर्तमान में मनोविज्ञान, और 3 गतिविधियां हैं ज्ञान, क्या, क्यों, कैसे। मनोविज्ञान वर्तमान में मानव व्यवहार के 3 पक्षों से संबंधित है, और 3 पक्ष हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन 3 पक्षों से संबंधित है मनोविज्ञान। कौन कौन से 3 पक्ष हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इसका मतलब यह हुआ कि मनोविज्ञान वर्तमान में पूर्णतः मानव व्यवहार पर आधारित है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है व्यवहार का विज्ञान। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा 20वीं सदी में कहा गया। ऐसा कहने वालों में वाटसन का नाम आता है। व्यवहार से तात्पर्य है वातावरण। वातावरण को पर्यावरण भी कहते हैं। मैकडूगल ने सन 1905 में व्यवहार के क्षेत्र में काम की शुरुआत की थी। सन 1911 में पिल्सबरी ने व्यवहार के काम को आगे बढ़ाया। जो मैकडूगल ने किया था उसे आगे बढ़ाया, और इन दोनों के द्वारा किए गए कामों के आधार पर सन 1913 में वाटसन ने व्यवहारवादी संप्रदाय की स्थापना की और कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, और व्यवहार से तात्पर्य होता है वातावरण। सन 1913 में व्यवहारवादी संप्रदाय की स्थापना हुई, इसीलिए 1913 को क्रांतिकारी वर्ष कहा गया। ठीक है, और मनोविज्ञान को वैज्ञानिक बनाने का श्रेय व्यवहारवादियों को दिया जाता है। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? व्यवहारवादियों को। ठीक है, उसके बाद मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और किसी भी बालक के विकास में सबसे ज्यादा योगदान व्यवहार का अर्थात वातावरण का होता है, ऐसा वाटसन ने कहा। और इस बात को प्रूव करने के लिए उसने 2 परिभाषाएं दे दी, 3 परिभाषाएं दे दी, 3 कथन है उसके। पहला, मुझे कोई स्वस्थ नवजात शिशु दे दो, तुम जो चाहो मैं उन्हें बना दूंगा। दूसरा, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, तुम जो चाहो मैं उन्हें बना दूंगा। और तीसरा उसने कहा किसी भी बालक के विकास में उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय, वंशानुक्रम आदि का कोई योगदान नहीं होता है, सब कुछ वातावरण की देन है। अर्थात सब कुछ किससे मिलता है? वातावरण से मिलता है, सब कुछ वातावरण की देन है। तो इस तरह से वाटसन ने इस व्यवहार के विज्ञान को आगे बढ़ाया। फिर वर्तमान में जो मानव व्यवहार है वो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार की 3 गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, क्या, क्यों, कैसे। वर्तमान में मनोविज्ञान मानव व्यवहार के 3 पक्षों से संबंधित है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ठीक है, अब वाटसन के बाद कुछ लोग आए और उन्होंने व्यवहार के काम को आगे बढ़ाया। उनमें एक नाम आता है एडविन गुथरी का, एक नाम आता है हल का, एक नाम आता है थॉर्नडाइक का। अब एडविन गुथरी ने एक सिद्धांत दिया, और सिद्धांत का नाम है एकल प्रयास या फिर इकहरा प्रयास का सिद्धांत। क्या नाम है सिद्धांत का? एकल प्रयास या फिर इकहरा प्रयास का सिद्धांत। एकल प्रयास या इकहरा प्रयास के सिद्धांत में एडविन गुथरी ने बताया है कि किसी भी नए कार्य को सीखने के लिए बहुअनुक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बहुअनुक्रियाएं करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ सीखा जाना होता है वो एक ही बार में सीख लिया जाता है। अर्थात आपको बार बार प्रयास और त्रुटि के आधार पर सीखने की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत का जो बहुअनुक्रिया का नियम है उसका अपोजिट है। तो एकल प्रयास का सिद्धांत या इकहरा प्रयास का सिद्धांत किसने दिया है? एडविन गुथरी ने। अब मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। पहली परिभाषा है वाटसन के अनुसार। वाटसन कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, सकारात्मक और निश्चित विज्ञान है। क्या है मनोविज्ञान व्यवहार का? शुद्ध, सकारात्मक और निश्चित विज्ञान। विलियम जेम्स कहते हैं मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। अर्थात मनोविज्ञान का संबंध किससे है? चेतना से। फिर गैरेट आ जाते हैं और गैरेट कहते हैं मनोविज्ञान आत्मा से संबंधित है या मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है। स्किनर कहते हैं परिभाषा देते हुए, स्किनर ने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं अनुभव पर आधारित होता है। मनोविज्ञान किससे जुड़ा हुआ है? मानव व्यवहार एवं अनुभव पर आधारित है। मानव व्यवहार एवं अनुभव पर इसका फोकस है, या ये मानव व्यवहार एवं
उसके अनुभवों का क्या करता है? अध्ययन। ठीक है। मैकडूगल कहते हैं, मैकडूगल की परिभाषा है मनोविज्ञान मानव आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ विज्ञान है मतलब वास्तविकता को प्रदर्शित करने वाला विज्ञान है। तो मैकडूगल ने कहा मानव आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। स्किनर ने कहा व्यवहार एवं अनुभव पर आधारित है। वाटसन ने कहा शुद्ध सकारात्मक निश्चित विज्ञान है। विलियम जेम्स ने कहा चेतना का विज्ञान है। और गैरिट ने कहा आत्मा का अध्ययन करता है। तो आज हमने मनोविज्ञान के विकास क्रम को इस वीडियो में कंप्लीट किया है। और हम पिछले 2 दिन से मनोविज्ञान का बिल्कुल शुरुआत से लेके मनोविज्ञान के विकास क्रम में चेतना तक का पढ़ चुके हैं पिछले 2-3 वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के विकास क्रम को परिभाषाओं सहित समाप्त करते हैं। यह हमारा मनोविज्ञान का फर्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक कल मैं आपको फिर से नए वीडियो में लेकर के उपस्थित होऊंगा। और छोटा सा मैं डेली आपसे कहता ही हूं कि यदि आप भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, खासकर 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा या रीट 3 की तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं जहां पर बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाए, सिस्टमेटिक क्लास हो, अनुशासित वातावरण हो, अपडेटेड नोट्स हो और पूरी टीम आपके सिलेक्शन के लिए डेडिकेट हो, आपके लिए समर्पित हो, तो अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट इन मानदंडों पर खरा उतरता है और आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए पूरी टीम अपनी ताकत लगाती है, पूरी टीम आपको सपोर्ट करती है और आपको उस लायक बनाती है कि आप बहुत अच्छे नंबरों से, बहुत अच्छी रैंक से अपने सिलेक्शन को प्राप्त करें जिसको आप डिजर्व करते हैं। थैंक यू।